एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वेब मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों। 3-4 दिन पहले मैंने एक कंपटीशन रखा था जिसमें कि आपको कमेंट करना था और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आने वाले थे उनमें से 2 लोगों को चुनकर हम उनको अपनी गगनयान वाली टी शर्ट भेजने वाले थे। उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन 2 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं उनके कमेंट भी मैं सामने रख दे रहा हूं। उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी कमेंट में मैं एक पिन कमेंट किया होगा जिसमें कि आपको उसी आईडी से जिससे कि आपने वो कमेंट किया था उसी आईडी से अपना मेल आईडी लिख देना है उस कमेंट के रिप्लाई में, और हम आपको मेल करके आगे क्या करना है, कैसे एड्रेस भेजना है, हम सारी चीजें आपको बता देंगे। तो उन 2 लोगों का नाम मैं लेता हूं और अपने सामने कमेंट भी उनका रख देता हूं। उनमें से पहली जो आईडी है उसका नाम आतिश शर्मा 1367 है, कमेंट आपके सामने है। इसके अलावा नॉलेज कैलिबर इनकी आईडी है और इनका कमेंट भी आपके सामने है। तो इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक, जल्द ही आपको आपकी टी शर्ट डिलीवर हो जाएगी। करना आपको वही है कि हमारे जो पिन कमेंट है उसमें रिप्लाई कर देना है इसी आईडी से जिससे कि आपने कमेंट किया हुआ है, अपना मेल आईडी लिखकर हमें दे देना है। तो डिफेंस की खबरों की शुरुआत करने से पहले एक ऐसी न्यूज पर हम लोग बात करते हैं जो कि वेस्टर्न अखबार से निकलकर सामने आई है, और इस न्यूज पेपर के जो इस आर्टिकल है इसके द्वारा ये हमें पता चलता है कि अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि भारत की तरक्की से खुश नहीं हैं, और ये पूरा का पूरा लेख आपको एक तरह से भारत को मुस्लिमों को दबाने वाले की तरह प्रोजेक्ट करता है। आपको पता है कि हमारे रामलला अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और उनके मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है। पर द गार्डियन अखबार में एक आर्टिकल निकलकर सामने आया है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे मंदिर का अनावरण मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है जो कि एक मस्जिद को गिराकर बनाई गई थी। और इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। इसमें ये कहीं नहीं जिक्र किया गया है कि कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद मंदिर बना है। इसमें ये कहा गया है कि 1992 के समय में एक मस्जिद थी, उसको बाबर ने बनाया था 500 साल पहले, और उसको गिरा दिया गया और उसके बाद उस पर मंदिर बनाया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि हिंदू ये बिलीव करते थे कि यहाँ पर उनके भगवान राम जी का जन्म हुआ था। ये बिलीव करते थे, वो कह रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो इनका यही मानना है। हम ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज राम थे, वो वहां पर जन्म लिए थे, बाबर के द्वारा मस्जिद बनाया गया था, मस्जिद को गिराया गया, पर हमने तुरंत उस पर मंदिर नहीं बनाया। कोर्ट के निर्णय के बाद ये मंदिर बनाया गया है, और ये निर्णय सभी भारतवासियों को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको मान्य भी था और इस पर कोई दिक्कत है नहीं किसी को। पर वेस्टर्न अखबारों को, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को भारत की तरक्की से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब उनको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो मामला सॉल्व हो गया, अब यहाँ पर तो कोई डिस्प्यूट होने वाला नहीं है, अब यहाँ पर तो भारत का पिछड़ापन सामने नहीं आएगा, अब यहाँ पर तो कोई भी दंगा हो नहीं पाएगा इस मामले में, तो अब इसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। इसी तरह का कुछ हमारे यहाँ के जो वोक हैं वो भी करते हैं, कम्युनिस्ट जो है कुछ अखबार या न्यूज चैनल वो भी इस तरह की चीजें करते हैं। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो चुका है और आगे अब भारत की प्रगति ही होती रहेगी। जय श्री राम की गूंज एलएसी तक पहुंच गई है, और देखिए कैसे चाइनीज भी जय श्री राम बोल रहे हैं। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हाँ, आज की ही वीडियो है, ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, ये इनॉग्रेशन के बाद की ही वीडियो है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, वन टू थ्री, जय श्री राम। थैंक यू। अपनी दूसरी खबर की बात करेंगे तो वो एक चैट बोर्ड की तरफ से आ रही है, एआई चैट बोर्ड की तरफ से आ रही है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चैट बोर्ड को लाने का मकसद ये है, और ये व्हाट्सएप पे होगा। असल में हम ये जानते हैं कि इंडियन आर्मी में या डीआरडीओ में या दूसरे अन्य एजेंसीज में जिसमें सीक्रेसी बनाए रखनी है वहां पे सीक्रेसी बनती नहीं है। हनी ट्रैपिंग का शिकार हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हो जाते हैं। अब सरकार ने ये देखा कि भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इतने ससेप्टेबल हैं जिन पर कि कोई भी हनी ट्रैप कर सकता है, तो ये चैट बोर्ड होगा जो कि ये मिमिक करेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मैसेज कर रहा है, और ये देखा जाएगा कि कौन ऐसे ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो कि इसके जाल में फंस जाते हैं। इनसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ससेप्टेबल हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं ये किस तरह का चैट बोर्ड है, और मुझे लगता है कि ये रैंडमली लोगों को चुनेगा और रैंडमली इसके द्वारा रिप्लाई किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा। अभी देखते हैं कि किनको किनको इसके मैसेज आते हैं और एक्चुअल में इसका आगे चल के नाम क्या आता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसको गुप्त ही रखा जाएगा, पर ये बता दिया गया है और एक तरह संकेत भी दे दिया गया, भाई हनी ट्रैपिंग के चक्कर में मत पड़ो, ये कोई चैट बोर्ड भी हो सकता है जो कि तुम्हारी निगरानी कर रहा हो।
बात कर लेते हैं चीन के स्पाई वेसल की, जो कि हिंद महासागर की मैपिंग करता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना था कि अब श्रीलंका 1 साल तक चीन के इस तरह के किसी भी वेसल को अपने पोर्ट पे डॉक नहीं होने देगा, और यहाँ पर जो भी चीन के द्वारा स्पाईगिरी किया जाता है या मैपिंग की जाती है भारत के दबाव में, अब श्रीलंका कह रहा है कि भाई कोई भी चीन का कोई भी वेसल नहीं आना चाहिए। पर अब उसका एक नया मित्र इस जोन में बन चुका है, हिंद महासागर में बन चुका है, जो कि मालदीव है, हम जानते हैं। और मालदीव की तरफ से अभी प्रो चाइनीज काफी डिसीजन लिए जा रहे हैं। उसमें एक डिसीजन और ले लिया गया है कि जो श्रीलंका जाने वाले स्पाई वेसल्स थे या मैपिंग वाले वेसल्स थे, रिसर्च वेसल जिनको चीन कहता है, वो अब मालदीव में डॉक होंगे और वहां के आसपास की जो मैपिंग है वो करेंगे। अब वहां के आसपास की मैपिंग से ये प्रॉब्लम भारत को हो सकती है कि लक्षद्वीप के आसपास का इलाका भी इसमें मैप हो सकता है। यहाँ पर 2 चीजों की जानकारी चीन के द्वारा ली जाती है इस मैपिंग के दौरान, कि समंदर कहां पर कितना गहरा है। इसके अलावा चीन के द्वारा इन लोकेशन पे अपनी सबमरीन कहां लगाई जा सकती है, कहां पे शिप की आवाजाही होती है और कहां पे खनिज संपदा पड़ी हुई है। इन सभी चीजों की मैपिंग इन रिसर्च वेसल या स्पाई वेसल्स के द्वारा की जाती है। तो मालदीव उनको अब एक और सुविधा प्रोवाइड करने वाला है इंडियन ओशन के रीजन में। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीन की बात ही चली है तो चीन के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं, जो कि Y-20 के नाम से जाना जाता है, और इसको चीन अमेरिका की C-17 ग्लोबमास्टर के एवज में या उसके कॉम्पिटिटर के तौर पे मार्केट में प्रोजेक्ट कर रहा है। इसी के तहत नाइजीरिया में इसको प्रोजेक्ट किया गया है। नाइजीरिया अभी C-130 सुपर हरकुलिस का इस्तेमाल करता है, भारत भी इसका इस्तेमाल करता है। अब चीन ये कह रहा है कि लो थोड़ा और हैवी वाला एयरक्राफ्ट ले लो और इसके द्वारा आप हैवी से हैवी कार्गो ले जा सकते हो। नाइजीरिया को इसकी कितनी आवश्यकता है ये अभी क्लियर नहीं है, पर प्रोजेक्ट उनको जरूर किया जा रहा है। तो क्या नाइजीरिया इसको ले सकता है? क्या नाइजीरिया जैसे देश को इतने हैवी कार्गो ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता पड़ सकती है? आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में। और मुझे लगता है कि अगर पड़ेगी भी तो कोकेन वगैरह ले जाने के लिए पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।